Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं. उसकी लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी है. अगर आप हमारे टेलीग्राम वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाते तो आपको एक फायदा और मिलेगा. वो ये है कि मैं आपको आज जो भी इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ, इसके जो नोट्स है वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर टेलीग्राम वाले चैनल पर मिल जाएंगे. तो प्लीज जाइए और जल्दी से टेलीग्राम वाले चैनल से ज्वाइन हो जाइए. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस सीरीज को और कंटिन्यू भी करते हैं, जो कि है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. हम इस सीरीज को सेक्शन नंबर 25 तक कंप्लीट कर चुके थे. वहां तक हम सारे सेक्शंस डीप में स्टडी कर चुके थे. देखिए, मैं फिर से आपको बोलूंगी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो आप डीप में पढ़िए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप चाहे कोई सी भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे रहे हो, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज इसको डीप में स्टडी करिए. कंटिन्यू करते हैं हमारी इस सीरीज को. आज हम इस सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 26 से लेके सेक्शन नंबर 28 तक. ठीक है, सेक्शन नंबर 26 वगैरह जो है ये हमारे अगले चैप्टर में डील करते हैं. इससे पहले के जो चैप्टर्स है, सेक्शंस है, वो सब हमने कवर कर लिए. अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख लीजिए. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 26 से, जो कि है चैप्टर नंबर 3. अभी तक चैप्टर नंबर 2 तक हमने करा था कॉन्ट्रैक्ट विच आर स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल. ये हमने चैप्टर नंबर 2 में करा था. चैप्टर नंबर 3 है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. अब आप बताइए, पहले तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 2 बातें इसमें आ रही है, रेक्टिफिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स. व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट्स. तो पहले हम देखते हैं रेक्टिफिकेशन क्या होता है. देखिए, रेक्टिफिकेशन का नॉर्मल मीनिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना है. बड़ी टर्म है, बट इसको अगर आप ब्रीफ में सिंपल वर्ड्स में समझेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा. देखिए, रेक्टिफिकेशन से अगर हम समझे तो रेक्टिफिकेशन मीन्स अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, चेंजेस. ठीक है, अगर आपसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलती हो जाती है तो हम उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे रेक्टिफाई का वर्ड मीनिंग क्या आ रहा है कि उसको सुधारना, उसमें चेंजेस करना. ठीक है, ये हो गया रेक्टिफिकेशन का मतलब. अब इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या होता है. इंस्ट्रूमेंट्स मतलब हिंदी में अगर आप देखें तो दस्तावेज, या फिर अगर इंग्लिश में समझे तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हुए, या हमारा एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी रहते, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे राइट्स और लाइबिलिटीज एक पेपर, सेट ऑफ पेपर पे लिखी होती है, जो अटेस्टेड होते हैं, जिसको हम साइन करते हैं. वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमको लीगली बाइंड करके रखते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में. वो होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स. अब यहाँ पे बात आ रही है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. मतलब समझे कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपसे कोई गलती हो गई तो आप उसका रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं. ठीक है, आपको चैप्टर नंबर 3 की जो हेडलाइन है उसका एक मीनिंग समझ आ गया कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में हमसे कोई गलती हो गई है, तो उसको सुधारने की जो प्रक्रिया है वो हम चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे. चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 26. सेक्शन नंबर 26 बात करता है व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड. ये इंस्ट्रूमेंट कब रेक्टिफाई होंगे. तो अभी हमने ये बात सुनी है कि जब हमसे गलती हो जाएगी, हमारी मिस्टेक हो जाएगी, तब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे. तो वही बात सेक्शन नंबर 26 बोलता है. चलिए हम इसे रीड आउट कर लेते हैं. सेक्शन नंबर 26, व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड. सबसेक्शन 1, व्हेन थ्रू फ्रॉड और अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ पार्टीज अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग not being the article of association of a company to which the Companies Act 1956 1 of 1956 applies does not express their real intention then. देखिए, इसका मीनिंग है कि जब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो या तो फ्रॉड से किया गया है या म्यूचुअल मिस्टेक से किया गया है, या तो आपके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर कोई ऐसी मिस्टेक जिसमें हम दोनों की गलती, यूनिलेटरल मिस्टेक नहीं, दोनों की मिस्टेक की वजह से. मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें मैंने लिखा कि मैं आपको मेरी एक कार बेचूंगा और उसके साथ कोई एक बाइक भी बेचूंगा. ठीक है, मतलब ऐसा समझ लीजिए उसके साथ एक गिफ्ट के तौर पे एक बाइक भी है. अब मेरे से गलती में उस कॉन्ट्रैक्ट में एक बाइक की जगह 3 बाइक्स लिखा गई है. ठीक है, ना आपने वो चीज पढ़ी ना मैंने वो चीज पढ़ी और ध्यान ही नहीं दिया, तो ये क्या हो गई, हमारी म्यूचुअल मिस्टेक हो गई. ना आपने जानबूझ के किया ना मैंने जानबूझ के किया, म्यूचुअल मिस्टेक हो जाती है. तो हम इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करते हैं.
क्योंकि वो रियल इंटेंशन को नहीं बता रहा है। मेरी एक कार और एक बाइक बेचने की बात थी, अब क्या हो गया है, गलती से हम दोनों की गलती से हुआ है कि एक कार और 3 बाइक हो गई, तो रियल इंटेंशन नहीं शो हो रही। रियल इंटेंशन क्या थी, सिर्फ एक बाइक थी। तो जब अगर फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक से, दोनों की गलती की वजह से हमने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसकी रियल इंटेंशन नहीं दिखाई दे रही है, तो कोर्ट जो है वो हमारे इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करने की हमें इजाजत देता है। अब इसमें कौन सी चीज नहीं आ रही है, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं। नॉर्मली याद रख लीजिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज एक्ट। आपको इतनी बात आई समझ में कि फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक से अगर कोई गलती होती है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट की रियल इंटेंशन हम नहीं देख पा रहे हैं या वो रियल इंटेंशन को हाइड कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो रेक्टिफाई हो सकते हैं। अब सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन ए देखते हैं, कौन कौन ये रेक्टिफाई कर सकता है। Either party or his representative in interest may institute a suit to have the instrument rectified। देखिए, या तो दोनों में से कोई भी पार्टी, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि एक कार और 3 बाइक, एक बाइक बेचेंगे, गलती से 3 बाइक लिखा गया, तो दोनों पार्टीज जाके बोल सकते हैं। आइदर पार्टीज, जिस भी पार्टी को जाना हो वो जाके बोल सकते हैं कि हमको ये इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई कराना है, या फिर इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिनका इंटरेस्ट हो उस कॉन्ट्रैक्ट में। आई आपको बात समझ में, दोनों में से कोई सी पार्टी जा सकती है और इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकते हैं। बी नंबर का देखते हैं, द प्लेंटिफ में इन एनी सूट इन विच एनी राइट अराइजिंग अंडर द इंस्ट्रूमेंट इज इन इशू क्लेमिंग इन हिज प्लीडिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट बी रेक्टिफाइड। इसका मतलब समझे, इसको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मल सी बात लिखी है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसका कोई और राइट कहीं इफेक्ट हो रहा है, प्लेंटिफ का अगर इस इंस्ट्रूमेंट में जो बात लिखी है उस गलती की वजह से उसका कोई और राइट जो है कहीं इशू में है, किसी और कॉन्ट्रैक्ट में, तो भी वो जाके वो रेक्टिफाई करवा सकता है। ठीक है, मेरा कोई राइट जो है इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कहीं और इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो मैं जाके बोल सकती हूँ कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कर दो ताकि मेरा राइट उधर जो है इशू में नहीं आए। ठीक है, अब पॉइंट नंबर सी देख लेते हैं। अ डिफेंडेंट इन एनी सूट एज इन रिफर्ड इन क्लॉज बी may in addition to any other defense upon to him open to him ask for rectification of the instrument। जैसे प्लेंटिफ के लिए बात थी कि अगर उसका कोई और राइट कहीं इशू में है तो वो जाके ये कॉन्ट्रैक्ट जो है रेक्टिफाई या इंस्ट्रूमेंट जो है वो रेक्टिफाई करा सकता है, वैसे ही डिफेंडेंट के लिए भी है। अगर डिफेंडेंट का भी कोई राइट कहीं और इशू में आ रहा है या उसके राइट में कोई दिक्कत आ रही तो वो इस वाले इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करवा सकता है। आइए आपको सबसेक्शन 1 समझ में, अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए देखते हैं सबसेक्शन नंबर 2। इफ इन एनी सूट इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इज सॉट टू बी रेक्टिफाइड अंडर सबसेक्शन 1। अब अगर रेक्टिफाई हो जाता है तो क्या, द कोर्ट फाइंड्स दैट द इंस्ट्रूमेंट थ्रू फ्रॉड और मिस्टेक। देखिए, मैंने कहा था फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक से जो अगर होगा जिससे रियल इंटेंशन नहीं दिखेगी तो ही कोर्ट रेक्टिफाई करेगी। Does not express the real intention, रियल इंटेंशन नहीं शो कर रहा है ऑफ द पार्टीज, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिएशन, मतलब ये कोर्ट की मर्जी के ऊपर है। ठीक है, डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको डायरेक्ट कर देगी कि हाँ आप इसे थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सो एज टू एक्सप्रेस दैट इंटेंशन, ताकि जो आपकी रियल इंटेंशन है वो एक्सप्रेस हो सके उस इंस्ट्रूमेंट में। So far as this can be done without prejudice to rights acquired by the third person in good faith or for the value। अब देखिए, इतना तो आपको समझ आ गया था कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक जमीन बेचने का। ठीक है, अब एक लैंड बेचने का कोई कॉन्ट्रैक्ट था। अब गलती से उसमें लिखा गया कि एक लैंड की जगह 2 लैंड लिखा गया कोई से भी, तो ठीक है, अब ये क्या हो गई, म्यूचुअल मिस्टेक हो गई। और मान लीजिए एक लैंड खरीदने के बाद बी ने वो लैंड सी को बेच दिया, सी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, उसने गुड फेथ में और अच्छे फेथ में उसकी प्राइस भी दी है और वो खरीदा भी है, तो अब कोर्ट क्या बोलेगा, आप इसको रेक्टिफाई तो कर लो पर इस वजह से सी को कुछ नहीं होना चाहिए। सी ने तो गुड फेथ में दिया है, सी ने तो आप पे बिलीव किया है, सी की कोई गलती नहीं है, थर्ड पर्सन की कोई गलती नहीं है, तो वो जो कोर्ट रेक्टिफाई करेगी वो ऐसे करने को बोलेगी जिससे थर्ड पार्टी के राइट्स जो है वो इफेक्ट ना हो। ये बात पॉइंट नंबर सबसेक्शन नंबर 2 में बोलिए।
कि अगर फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक से अगर रियल इंटेंशन शो नहीं हो रही है तो आप जाके जो है अपना इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये कोर्ट की मर्जी के ऊपर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, बट कोर्ट कोई भी ऐसा रेक्टिफिकेशन नहीं देगी उसमें जिसकी वजह से थर्ड पार्टी का जो है नुकसान हो, जिसने गुड फेथ और वैल्यू ऑफ मनी, मतलब उसने जितने पैसे बनते थे उतने दिए भी है और उसने गुड फेथ में दिए, तो उसको कोई हक नहीं है, कोर्ट को कोई हक नहीं है या किसी को भी हक नहीं है कि वो उस थर्ड पार्टी को मतलब दिक्कत दे। तो वही कोर्ट का भी इंटेंशन रहता है कि कोर्ट थर्ड पार्टी को कोई दिक्कत ना करते हुए कोई ऐसा रेक्टिफिकेशन करेगी। ठीक है, थर्ड पार्टी ने अगर गुड फेथ में और वैल्यू ऑफ मनी उसने पैसे दे के और अच्छे मन से बिना किसी फ्रॉड के मिस्टेक के अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो थर्ड पार्टी को इफेक्ट नहीं करना है। अब देख लेते हैं सबसेक्शन नंबर 3। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट बी रेक्टिफाइड and then if parties claiming rectification has so prayed in his pleading and the court thinks fit may be specifically enforced। इसका मतलब समझे कि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में था, पहले तो कोर्ट उसको रेक्टिफाई करेगी, फिर क्या करेगी कोर्ट उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की भी बोल सकती है। ये कोर्ट के ऊपर है। ठीक है, इसमें बोला है कि पहले जो राइटिंग में है उसको रेक्टिफाई किया जाएगा और कोर्ट को सही लगेगा तो उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की भी बोल दिया जाएगा। अब देखते हैं सबसेक्शन नंबर 4। नो रिलीफ फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफिकली क्लेम्ड प्रोवाइडेड दैट। देखिए, नॉर्मली ये बोला गया है कि अगर आपने अपने इस एप्लीकेशन में या प्लेंट में नहीं लिखा है कि आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कराना है तो रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्शन आ गया है। Where a party has not claimed any such relief in his pleading, अगर पार्टी ने नहीं बोला है किसी रिलीफ की तो कोर्ट शैल, मतलब ये कोर्ट की मर्जी के ऊपर है, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे उसको प्लीडिंग को जो है अमेंड करने की और उसमें टर्म्स इंक्लूड करने की इजाजत देती है। देखिए क्या लिखा है, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ हिम टू अमेंड द प्लीडिंग ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट फॉर इंक्लूडिंग सच क्लेम। मतलब कोर्ट उसको इजाजत देगी कि आप अपनी इस प्लीडिंग को जो है अमेंड कर लीजिए, इसमें ये टर्म्स ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपने पढ़ा सेक्शन नंबर 26, आपको अच्छे से समझ आया नहीं ये प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेक्शन नंबर 26 में 4 सबसेक्शन थे, 1 2 3 4, सभी को हमने अच्छे से पढ़ा है। कंफ्यूज नहीं होना है, बेयर एक्ट के साइड में हर चीज का एग्जाम्पल बना के लिख लीजिए। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं सेक्शन नंबर 27। देखिए, अब सेक्शन नंबर 27 जो है वो आता है चैप्टर नंबर 4, रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अभी हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 26 में रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसीशन मतलब एक तरीके से आप एक नॉर्मल मीनिंग में बताती हूँ कि उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, उन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना। तो देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट खत्म तभी हो सकता है या वॉइडेबल तभी होता है जब पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं हो। देखिए, मतलब एक तो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम मान लेते हैं, एक होता है वॉइड जो कि वॉइड एब इनिशियो होता है, जो शुरू से ही नल एंड वॉइड होता है। फिर होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको सामने जो पार्टी है, मतलब जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो अपनी मर्जी से आके उसको मना करवा सकता है, रिसाइन करवा सकता है, कैंसिल करवा सकता है। तो ये जो रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात है, ये कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पे लागू होगी? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पे फ्री कंसेंट नहीं है। फ्री कंसेंट में क्या क्या आता है? फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोवर्जन। तो अगर इन किसी भी चीज की वजह से आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो आपके ऊपर ये राइट है, आपको ये अधिकार है कि आप जाके और बोल सकते हैं कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, आप ये कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करवा सकते हैं। तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट में होगा? वॉइडेबल, जहां पे फ्री कंसेंट नहीं है। ठीक है, आइए आपको एक नॉर्मल सी ब्रीफ समझ में चैप्टर नंबर 4 की। अब हम इसके आगे के सेक्शंस पढ़ते हैं। इसमें है सेक्शन नंबर 27, व्हेन रिसीशन में बी एडजर्ड और रिफ्यूज। मतलब कब जो है कोर्ट रिसीशन को मान लेगी और कब जो है मना कर देगी। मतलब हम इसको 2 पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 27 को, कब कब मान लेगी और कब कब मना कर देगी। ठीक है, तो चलिए सबसेक्शन 1, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट में सू टू हैव इट rescinded and such rescission may be adjudged by the court in any of the following cases namely। सबसेक्शन 1 बताता है कि किस किस केसेस में जो है कोर्ट हाँ कर देगी, मतलब रिसाइन कर देगी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
सबसेक्शन 1 का पॉइंट नंबर ए, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय प्लेंटिफ। इसमें शुरू में ही लिख दिया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल है या टर्मिनेबल है प्लेंटिफ के द्वारा तो मना कर दिया जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दिया जाएगा। अब देखिए वॉइडेबल कब होगा कॉन्ट्रैक्ट, ए है और बी है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ घोड़े को बेचने का। बी को पता था कि घोड़ा मर चुका है, फिर भी इसने ए को बोला कि तुम तो घोड़ा ले लो, वो पूरा स्वस्थ है और ये वो, ठीक है। जब ए घोड़ा खरीदने गया तो उसे पता कि वो मरा हुआ है, वो पैसे दे चुका है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो कौन सा फ्रॉड हुआ है, मतलब फ्री कंसेंट नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। तो जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसको कोर्ट रिसाइन करने की इजाजत देती है। आई आपको बात समझ में, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल है या टर्मिनेबल है, जिसमें कोई हमारी कंडीशन लिखी हुई थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए कि बोला था एडवांस पेमेंट करना है, अगर एडवांस पेमेंट नहीं हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, तो वो ही बात हम इस पे लिखेंगे कि कोई टर्म्स आ जाएगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल है। तो प्लेंटिफ के द्वारा अगर कोई ऐसा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल या टर्मिनेबल है, तो उसको जो है कोर्ट रिसाइन कर देगी, ठीक है। पॉइंट नंबर बी देखते हैं, where the contract is unlawful for the cause not appearing on its face and the defendant is more to blame than plaintiff। इसमें लिखा है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनलॉफुल है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को जो हम रीड आउट कर रहे हैं तो वो हमें अनलॉफुल नहीं लग रहा है, फेस पे ये अपीयर बिल्कुल नहीं हो रहा है, बट जब हम उसे डीप में स्टडी कर रहे हैं, जब उसका मोटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पता पड़ रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अनलॉफुल है और लग रहा है कि इसमें डिफेंडेंट की गलती ज्यादा है। मतलब ये जो भी छेड़खानी करी है या जो भी ऊपर से अच्छा दिखाने की साजिश है, ये सब किसने करी, ये डिफेंडेंट ने ज्यादा करी है, प्लेंटिफ की गलती कम है। तो इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट को जो है रिसाइन किया जाएगा। देखिए नॉर्मली बात है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है या टर्मिनेबल है तो जो कोर्ट है वो रिसाइन कर देगी, क्योंकि उसमें वो फ्रॉड के साथ हुआ है, तो क्यों कोर्ट किसी और के साथ बुरा करना चाहेगी, इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगी। और जब अनलॉफुल लग रहा है, जब लग रहा है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, ये तो लॉफुल ही नहीं है, तो भी कोर्ट रिसाइन कर देगी। नॉर्मल सी बात है, अगर आप कॉमन सेंस से भी सोचेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि अगर कोई किसी के साथ धोखा हुआ है तो कोर्ट क्या करेगी, उसको न्याय दिलाएगी। न्याय कैसे दिलाएगी, बोल देगी ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, ठीक है, वो पार्टी बच जाएगी। अगर कोई अनलॉफुल है तो भी कोर्ट बोल देगी ये आपको काम करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं सबसेक्शन नंबर 2, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये तो हमने देखा कि कब कब कॉन्ट्रैक्ट मना कर सकते हैं, अब कब कब जो है कॉन्ट्रैक्ट को हम मतलब कैंसिल नहीं करेगी। मतलब सबसेक्शन 1 में जो लिखा है वो ठीक है, बट अब कौन सी चीज है जब नहीं मना करेगी, या तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मैंने आपको शुरू में बोला था 2 पार्ट में पढ़ेंगे, कब कब किया जाएगा ये हमने 2 पॉइंट्स देख लिए सबसेक्शन 1 में, अब कब कब मना नहीं करेगी ये हम देख लेते हैं। वेयर प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेक्टिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट, जब प्लेंटिफ ने खुद ही एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, अब एक्सप्रेसली मतलब बोले कि मुंह से बोला और सामने वाला भी समझ गया हो गया, इम्प्लाइडली मतलब हमने रिटर्न किया है, दोनों के साइन हुए हैं ये वो, तो प्लेंटिफ ने क्या किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई कर दिया। तो फिर कोर्ट क्यों कैंसिल करेगी, भैया तुम्हें फ्रॉड के बारे में तो मालूम पड़ ही चुका था, तुमको सब अंदाजा था और तुमने कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई करवा लिया, तो अब रिसाइन करवाने से क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो है कोर्ट मना कर देगी रिसाइन करने के लिए, ठीक है। सबसेक्शन नंबर 2 का पॉइंट नंबर बी देखते हैं, वेयर ओविंग टू द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज विच हैड टेकन place since the making of the contract not being due to any of the defendant himself, the parties cannot be substantially restored to the position in which they stood when the contract was made। इसका मतलब समझे कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो ये जिस पोजीशन पे थे, तो अब क्या हुआ, बीच में कोई ऐसा एक्ट हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से अब ये दोनों उस जगह वापस नहीं आ सकते, और इसमें डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं थी। तो इस चीज में भी है जो कोर्ट है तो मना कर देगी रिसाइन करने से। देखिए इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक कोई लैंड था, उस पे ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ए ने बोला था मैं तुमको यहाँ पे घर बना के दूंगा, ठीक है, और ये था, ठीक है, बी का घर बन रहा था। अब क्या हुआ कि आधा उसने थोड़ा सा खड़ा किया और वहां भूकंप आ गया और सब तहस नहस हो गया। अब बी बोलता है कि तुम तो घर बना के दो, कुछ भी करो, जो बना है वो भी करो, सब करो, पर अब इसमें इसकी क्या गलती है, वो तो भूकंप आया था तो इसने तो करवाया नहीं था कुछ। मतलब कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो जाता है जिसमें डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं होती है और अब वो दोनों उस
पोजीशन पे आके खड़े वापस नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये वापस से आएगा तो इसका जो बनाने का थोड़ा बहुत खर्चा हुआ तो वो कौन देगा, तो वापस से उस जगह भी नहीं आ सकते हैं और डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं है। तो इस केस में जो है कोर्ट मना कर देगी रिसाइन करने से, जो भी सेटलमेंट है वो कर लीजिए, बट कोर्ट मना नहीं करेगी, क्योंकि मना करेगी तो जो काम बचा हुआ है वो भी तो इसको करना है, उसका भी तो उसके नुकसान हो जाएगा, इसलिए मना नहीं करेगी कोर्ट, जो भी होगा सेटलमेंट करवाएगी। ठीक है, आई आपको बात समझ में कि कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जिसके वजह से पार्टीज वापस उस पोजीशन पे खड़ी नहीं हो पाती है और उसमें डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं होती है, तो उस केस में भी जो है कोर्ट रिसाइन करने से मना करेगी। सब सेक्शन सी देख लेते हैं। वेयर थर्ड पार्टी हैव ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड द राइट इन गुड फेथ विदाउट नोटिस फॉर द वैल्यू। वही बात है कि जो थर्ड पार्टी उसने गुड फेथ और पैसे दे के कोई चीज खरीदी है, उसे नहीं पता है ए और बी के बीच में क्या हुआ है, तो इस केस में भी जो कोर्ट है वो रिसाइन करने से मना कर देगी, क्योंकि अगर कुछ भी रिसाइन करेगी तो उस बंदे को भी लॉस होएगा। आई आपको बात समझ में कि कब कब जो है रिसाइन किया जाएगा, जब अनलॉफुल, वॉइडेबल और टर्मिनेबल रहेगा। कब कब जो है रिसाइन नहीं किया जाएगा, जब रेक्टिफाई कर लिया है या फिर कोई ऐसे सर्कमटेंसेस हो गए हैं, भूकंप आ गया है, आप आगे लिख लीजिए भूकंप आ गया, मतलब ऐसा कुछ आपको समझ आ जाना चाहिए। फिर अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो चुका है और वो गुड फेथ में क्या है, तो इस केस में जो कोर्ट है वो रिसाइन नहीं करेगी। अब हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर डी, वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सॉट टू बी रिसाइंडेड एंड सच पार्ट इज नॉट सीवरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लिखा है कि मान लीजिए ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्ट थे, ए और बी, मतलब दो पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट था, बट है ना अब क्या हो रहा है, कोई एक पार्ट जो है वो रिसाइंड होने जैसा है, उसको कैंसिल कर देना चाहिए, बट वो पार्ट मेन कॉन्ट्रैक्ट से अलग नहीं हो पा रहा है, सेपरेबल नहीं है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड नहीं होगा। ठीक है, आई आपको बात समझ में, नॉर्मल सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट अलग नहीं हो सकता है तो वो रिसाइन नहीं होगा। ये 4 पॉइंट थे जब जब मना कर देगी कोर्ट रिसाइन करने से, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट आपको फॉलो करने ही है, और 2 पॉइंट थे जब जब कोर्ट जो है रिसाइन कर देगी कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। in this section contract in relation to the territories to which the transfer of property act 1882 4 of 1882 does not extend means a contract in writing। इसको नॉर्मल से समझिए कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करी गई है वो कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग की बात करी गई है। तो सेक्शन नंबर 26 हमने पढ़ लिया है, सेक्शन नंबर 27 हमने पढ़ लिया। अब हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर 28 को। सेक्शन नंबर 28 जो है अगर आप देखें डायरेक्ट में तो फर्स्ट पॉइंट बहुत बड़ा है, बट बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, सेक्शन नंबर 28 बात करता है रिसेशन इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस of contract for the sale or lease of immovable property the specific performance of which has been decreed। मतलब समझिए, इसकी सिर्फ हेडिंग समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। रिसेशन करती है कोर्ट किस काम में, जब सेल और लीज ऑफ इमूवेबल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करी गई हो और उसकी डिक्री जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की वो भी पास कर दी गई हो। मतलब मान लीजिए ए और बी का कोई कॉन्ट्रैक्ट था किसी प्रॉपर्टी को बेचने का, ठीक है, अब क्या हुआ कि बी ने पैसे दे दिए बट ए जो है ट्रांसफर नहीं करा है, तो ए को क्या बोलेगी कोर्ट के तुम जो है पोजीशन ट्रांसफर करो इसको, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिग्री आ गई थी, ठीक है, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है रिसाइन किया जाएगा, है ना, इस बारे में ये बात कर रहे हैं। अब फिर से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए है और बी है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था लैंड खरीदने का, परचेसर एंड सेलर। ए जो है अपना लैंड बेच रहा है और बी खरीद रहा है। अब इन दोनों के बीच में बात थी कि हाँ मैं तुम्हारा लैंड खरीदूंगा, बट अब बी पैसे देने से मना कर रहा है, ठीक है, बी ने बोला है मेरे को नहीं खरीदना, मैं तो पैसे भी नहीं दे रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा, इसका तो नुकसान हो गया, इसने तो ना इसको बेचा ना किसी और को बेचा। तो ए गया कोर्ट के पास और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री लेके आया, किसके खिलाफ, बी के खिलाफ, कि भैया बी तुम थोड़े टाइम में इसको पैसे दो और ये काम करो, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आई बी के खिलाफ कि ये पैसा दो। अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री पास हो गई, फिर भी रिसीशन हो सकता है, ठीक है, तो किन केस में होगा ये हम रीड आउट करते हैं। सब सेक्शन 1 को हम पहले पूरा रीड आउट करेंगे, फिर ही वापस से इस एग्जांपल को समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। सब सेक्शन 1, वेयर इन एनी सूट or decree for specific performance of contract for the sale or lease of immovable property has been made and the purchaser or leasee does not within the period allowed by the decree or such further period as the court may allow pay the purchase money
or other sum which the court has ordered him to pay, the vendor or lessor may apply in same suit in which the decree is made to have the contract rescinded, and on such application the court may by order rescind the contract either so far as regard the party in default or altogether as the justice of the case may require. समझिए, इसमें वही बात बोली गई है कि ए और बी थे, बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल दिया गया था कि पैसे दो, ठीक है। मतलब क्या, वेयर इन एनी सूट द डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेल ऑफ इमूवेबल की प्रॉपर्टी की बात थी और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री आ चुकी थी जिसमें हैज बीन मेड एंड परचेसर और लीजिंग डज नॉट, और ये जो परचेसर और लीजर था इसने कुछ काम नहीं किया है विद इन द पीरियड अलाउड बाय द डिक्री, 6 महीने की बोला था कि भैया तुम पैसे दे दो, इसको लैंड ले और बात खत्म करो। उस 6 महीने में भी अगर ये पेमेंट नहीं करा है, इसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री है, फिर भी ये पैसे नहीं दे रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, तो फिर ए को हक है कि वो जाके और कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करवा सकती है, ठीक है, चाहे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री आ गई हो, बट अब ये बंदा काम करने को तैयार ही नहीं है, पैसे देने को तैयार ही नहीं है, तो ए को राइट है कि वो जाके रिसाइन करवा सकता है। बट ये जो रिसाइंड का जो एप्लीकेशन है ये किस सूट में लगेगा, उसी सूट में लगेगा जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री पास हुई थी, सेम सूट में ही होगा, अलग से कोई केस नहीं चलेगा, ठीक है। आइए आपकी बात समझ में। अब अगर आप वापिस से देखें तो यही बात लिखे, वेयर इन एनी सूट a decree for specific performance of a contract for the sale of lease of immovable property has been made, जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिग्री पास की गई थी और परचेसर और लीजर जो था उसने वो बात नहीं मानी विद इन द पीरियड अलाउड बाय द कोर्ट, मतलब डिग्री, उस डिग्री में लिखा था कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा देना है, 6 महीने के अंदर अंदर भी ये पैसा नहीं देता है, और सच फर्दर पीरियड एज द कोर्ट में अलाउ पे द परचेस मनी और सम, मतलब या तो तुम पैसे दे दो, उनको बोलते हैं कि पैसे दो और बात खत्म करो, बट ये ऐसा नहीं करता है। तो जो वेंडर और लेजर है, जो सेलर है, वो जाएगा और सेम सूट में ही एक एप्लीकेशन करेगा कोर्ट के पास टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट इन सेम सूट इन विच द डिक्री इज मेड टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड, एंड ऑन सच एप्लीकेशन द कोर्ट में, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, उस एप्लीकेशन पे उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देगी, और जो न्याय के लिए, जो जस्टिस के लिए सही लगेगा वो काम जो है कोर्ट करेगी। आइए आपको बात समझ में। देखिए, ए है और बी है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक प्रॉपर्टी को बेचने का, बट बी जो है अब पैसे देने से मना कर रहा है, तो ए गया कोर्ट के पास, क्या आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री दो, ठीक है। इसको बोला है कोर्ट ने कि 6 महीने में आपको सारा पैसा देना है और इस बात को खत्म करना है। 6 महीने में भी ये पैसा नहीं दे रहा है, तो अब एक उसी सूट में वापिस से, जिसमें वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री लाया था, उसी सूट में जाके बोलेगा कोर्ट को कि आप मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करने की परमिशन दे, तो कोर्ट जो है इसे रिसाइन करने की परमिशन दे देगी। ये बात जो है पॉइंट नंबर सब सेक्शन नंबर 1 में लिखी गई है कि रिसीशन होगा अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री आ गई है उसके बाद भी, ठीक है। सबसेक्शन 1 क्लियर। सबसेक्शन नंबर 2, where a contract is resigned under subsection 1 the court, अब जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है रिसाइंड हो गया है तो कोर्ट क्या बोलेगी, पॉइंट नंबर ए, shall direct the purchaser or leaser if has been obtained possession of the property under the contract to restore such possession to the vendor or lessor, मतलब अगर जब कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया है तो बी को बोलेगी कि भैया पोजेशन दे दो और जो भी तुमने कब्जा वब्जा कर रखा है वो सब छोड़ो और वापस से परचेसर को सारे राइट्स दे दो, ठीक है। पॉइंट नंबर बी देखते हैं सेकंड का, may direct payment to the vendor or leaser of all the rent and profit which have accrued in respect of the property from the dates on which possession was so obtained by the purchaser or leaser until restoration of possession to the vendor or lessor, and if the justice of the case so require, refund of any sum paid by the vendee or leasee as the earnest money or deposit in connection with the contract। इसका मतलब ये है कि अगर जितने टाइम के लिए उसके पास पोजेशन था परचेसर के पास, तो उस टाइम में अगर उसको कुछ भी प्रॉफिट्स, रेंट कुछ भी अर्न हुए तो वो भी वो वापस करे, और अगर कोर्ट को लगता है जस्टिस ऑफ द केस के लिए कि जो एडवांस मनी ली थी वो भी उसको वापस कर दी जाए, ठीक है। आइए आपको बात समझ में। कोर्ट रिसाइन तो करेगी सही,
बट साथ में बोलेगी कि पोजीशन भी वापस दो और जो भी तुमने पैसा कमाया है वो भी वापस दो, रेंट भी वापस दो, प्रॉफिट भी वापस दो और एडवांस मनी भी वापस दो। आई आपको बात समझ में? सबसेक्शन नंबर 2 का आगे हो चुका है। सबसेक्शन नंबर 3, इफ द परचेसर और लीजी पेज द परचेस मनी। अब अभी तक हमने देखा है कि बी ने जो है मनी का पेमेंट नहीं किया तो क्या क्या होगा। अब आ रहा है कि बी अगर पेमेंट कर देगा तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसेक्शन नंबर 3 यहाँ से बात करता है कि बी के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहती है कि 6 महीने में पेमेंट करो, और अब इसने पेमेंट कर दिया है तो रिसाइन तो होगा नहीं। तो अब क्या होगा ये हम देखते हैं। इफ द परचेसर और लीजी पेज द परचेस मनी, बी ने अपनी परचेस मनी पे कर दी और द अदर सम विच ही इज ऑर्डर टू पे, जो भी अदर सम उसको ऑर्डर आया था पे करने का वो भी उसने जो डिक्री में टाइम था उसके विद इन पे कर दिया है। अंडर द डिक्री विद इन द पीरियड रिफर्ड इन सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 में हमने देखा था कि उसको कितना पेमेंट करना है और कितने टाइम में पेमेंट करना है, जो डिक्री में लिखा था उस हिसाब से अगर वो पेमेंट कर देता है। और लीजी सच फर्दर रिलीफ एज ही मे बी इंटाइटल्ड टू इंक्लूडिंग इन एप्रोप्रिएट केस ऑल अदर ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ नेमली। अब अगर वो पेमेंट कर देता है तो उसको क्या क्या रिलीफ मिलेगी। तो सबसेक्शन 3 का पॉइंट नंबर ए, द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रॉपर कन्वेंस और लीज बाय द वेंडर और लीजर। तो जो भी लीज एग्रीमेंट है या सेल एग्रीमेंट है उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन। ठीक है। पॉइंट नंबर बी, द डिलीवरी ऑफ पोजेशन और पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कन्वेंस और लीज। मतलब अगर वो पेमेंट कर देता है तो ए को बोलेगी कोर्ट कि आप इसको पोजेशन दीजिए, सेपरेट पोजेशन दीजिए, जो भी करना है। अब आप जो है पोजेशन बी को ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि बी ने जो है पेमेंट कर दिया है। ठीक है। सबसेक्शन नंबर 4 देखते हैं अब। नो सेपरेट सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीफ विच मे बी क्लेम्ड अंडर दिस सेक्शन शैल लाई एट द इंस्टेंस ऑफ वेंडर, परचेसर, लीजर और लीजी एज द केस में भी। ये बात मैंने आपको शुरू में भी सबसेक्शन 1 में बताया था कि इन द सेम सूट, मतलब ये जो भी आप सूट ला रहे हैं रिसाइंड करने का, तो ये जो भी है ये इसी मतलब सेम सूट में आना चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाले ही सूट में आना चाहिए। जो भी है ये अंडर सेक्शन 28 के अंदर ही आना चाहिए, सेम सूट में आना चाहिए, अलग से इसके लिए सूट नहीं दायर किया जाएगा। ठीक है। सबसेक्शन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। मतलब जो कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग है ये देना है या नहीं देना है या क्या भी है, ये सब कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है। ठीक है। आई आपको बात समझ में? सेक्शन नंबर 26, सेक्शन नंबर 27 एंड सेक्शन नंबर 28 तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।